अब जब बर्जीलियस हाइपोथेसिस फेल हो गया तो अब आप मुझे खुद बताइए सर, ये बर्जीलियस हाइपोथेसिस फेल क्यों हुआ? बर्जीलियस साहब ने ऐसी क्या गलती करी, ऐसा क्या गलत स्टेटमेंट बोला कि ये लॉ फेल हो चुका? तो ऐसा क्या बोला भैया जी ने? बड़े भैया ने बोला एटम्स। क्या बोला? एटम्स। अगर वो एटम की जगह मॉलिक्यूल बोल देता बस फिर काम हो गया होता। फिर आज आप बर्जीलियस हाइपोथेसिस की जगह बर्जीलियस लॉ पढ़ रहे होते, लेकिन उस वक्त उस बंदे ने एटम ही बोला, मॉलिक्यूल नहीं बोला। आप खुद बताइए, मैंने बोला अगर एटम को फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते, अरे भैया बट मॉलिक्यूल को तो कर सकते हो, मॉलिक्यूल को तो फर्दर सब डिवाइड किया जा सकता है। हाँ सर बिल्कुल। फिर इसी चीज का फायदा उठाया एवोगैड्रो साहब ने, और एवोगैड्रो साहब आए, कुछ नहीं करा, पूरा स्टेटमेंट सेम डिक्टो एज इट इज, ऐसा का ऐसा ही, बस एटम की जगह भैया जी ने बोल दिया, एटम की जगह बड़े भाई साहब ने बोल दिया मॉलिक्यूल्स। क्या बोल दिया? मॉलिक्यूल्स। और बन गया एवोगैड्रोस लॉ। क्या बन गया? एवोगैड्रोस लॉ। बस इतनी सी गलती थी, एक एटम की जगह मॉलिक्यूल लगा दिया तो हाइपोथेसिस से क्या बन गया बेटा? लॉ बन गया। तो कभी कभी छोटी छोटी बातें भी बड़ा संकट दे जाती हैं, जैसे कि बर्जीलियस साहब को संकट मिला तो एवोगैड्रो साहब आए, उन्होंने अपना स्टेटमेंट एज इट इज सेम वही बोला, बस एटम की जगह क्या बोल दिया बेटा? मॉलिक्यूल्स बोल दिया। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या फिर कंटेन्स इक्वल मोल्स। अगर मॉलिक्यूल बराबर है भैया, अगर मॉलिक्यूल सेम है तो नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे। अगर मॉलिक्यूल सेम है भैया तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे? नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे। अगर मोल सेम है तो मॉलिक्यूल भी सेम होंगे, मॉलिक्यूल सेम है तो मोल्स भी सेम होंगे। अरे तो जाहिर सी बात है, मुझे बताइए मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हो? मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हो? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला है सर नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक। अब दो गैसेस है, दोनों गैसेस के 5 मोल्स है। एक कंटेनर में मेरे पास 5 मोल हाइड्रोजन गैस है, और एक कंटेनर में मेरे पास 5 मोल क्लोरीन गैस है। ठीक। तो बताइए कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? सर यहाँ पर भी 5 Na मॉलिक्यूल्स होंगे, और यहाँ पर भी 5 Na मॉलिक्यूल्स होंगे। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स बराबर है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बराबर होंगे, या फिर इसका वाइस वर्सा बोला जाए, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर है तो नंबर ऑफ मोल्स भी बराबर होंगे। ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है सर? नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करेंगे। अरे एवोगैड्रो नंबर तो सेम है, एवोगैड्रो नंबर थोड़ी चेंज होने वाला। ठीक है। तो इसीलिए मोल्स बराबर है तो मॉलिक्यूल्स भी बराबर होंगे, मॉलिक्यूल्स बराबर है तो मोल्स भी बराबर होंगे। तो आई होप यहाँ तक सारी बात क्लियर हुई होगी। अब सर बस आ जाओ आप जरा एवोगैड्रो के अकॉर्डिंग, एवोगैड्रो के अकॉर्डिंग आ जाओ। एवोगैड्रो साहब ने क्या बोला? इसका कितना मॉलिक्यूल? वन मॉलिक्यूल। वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन to produce 2 molecules of hydrogen chloride, to produce 2 molecules of hydrogen chloride। अब अगर मैं हाइड्रोजन क्लोराइड का भैया 1 मॉलिक्यूल बनाना चाह रहा हूं, 1 मॉलिक्यूल बनाना चाह रहा हूं, तो हाइड्रोजन का भी मुझे आधा मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, और क्लोरीन का भी मुझे आधा मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। हाँ सर यहाँ तो ठीक है, एटम को फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते थे, बट मॉलिक्यूल को तो फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं। और अगर मॉलिक्यूल को फर्दर सब डिवाइड कर पा रहे हो तो बताइए आधे मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या होगा? हाइड्रोजन का एक एटम। आधा मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन का मतलब क्या होगा? क्लोरीन का एक एटम। और 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl का मतलब क्या होगा? 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड का मतलब क्या होगा? एक HCl। ठीक। तो ये तो सर बहुत बढ़िया काम कर दिया एवोगैड्रो साहब ने। एवोगैड्रो साहब ने बोला एक एटम H का एक एटम Cl के साथ कंबाइन करेगा
एक मॉलिक्यूल HCl का मिलेगा। ठीक है, फॉर्मूले में देख के भी साफ साफ आपको पता चल रहा है इस फॉर्मूले में HCl में एक एटम हाइड्रोजन का है और एक एटम क्लोरीन का है। तो टोटल एटॉमिसिटी भी बता दी है वोगैड्रो साहब ने। एटॉमिसिटी कितनी हो गई भाई, एक एटम हाइड्रोजन का एक एटम क्लोरीन का, 1 + 1 = 2। तो बताओ जरा क्या HCl की एटॉमिसिटी 2 नहीं है? हाँ सर बिल्कुल, HCl की एटॉमिसिटी 2 है। तो एवोगैड्रो साहब ने हमें गैसेस के एटॉमिसिटी के बारे में भी जानकारी दी। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डिफरेंस समझ में आया कि बर्जीलियस साहब की हाइपोथेसिस लॉ क्यों नहीं बन पाई। बस एक गलती उन्होंने करी, एटम बोल दिया। एटम की जगह मॉलिक्यूल अगर बोल देते तब शायद बर्जीलियस लॉ बन सकता था। ठीक, अब यहाँ आ जाओ जरा, एवोगैड्रो के अकॉर्डिंग ही बात करते हैं। ठीक है, एवोगैड्रो के अकॉर्डिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन combines with one molecule of hydrogen to produce two molecules of ammonia, two molecules of ammonia। ठीक, अब अगर मैं अमोनिया का केवल और केवल एक मॉलिक्यूल बनाना चाह रहा हूं, अगर मैं अमोनिया का केवल और केवल एक मॉलिक्यूल बनाना चाह रहा हूं, तो इसका कितना मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा भैया? हाफ मॉलिक्यूल। इसका कितना मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा? ओहो, मैंने यहाँ पर गलती कर दी, हाइड्रोजन से पहले स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 3, तो 3 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो बताइए कितना मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा भैया? 3/2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे किसके? हाइड्रोजन के। 3/2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे किसके? हाइड्रोजन के। तो बताइए हाफ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन का मतलब क्या? नाइट्रोजन का एक एटम। 3/2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या? हाइड्रोजन के 3 एटम। कैसे पता चला सर 3? तो देखो 3/2, हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम? 2, 2 ने 2 को मार दिया, आंसर आ गया कितना? 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, हमें दे रहे हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया का मतलब NH3। तो इसका मतलब जब एक नाइट्रोजन का एटम 3 हाइड्रोजन के एटम के साथ कंबाइन करता है तब एक अमोनिया का मॉलिक्यूल बनता है। ठीक, तो एटॉमिसिटी पता चल गई भैया कितनी? 4। एटॉमिसिटी पता चल गई बेटा कितनी? 4। आई होप यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी आप सभी लोगों को अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो देखो जरा, अभी जो मैं बात कर रहा था, क्या बात कर रहा था भाई? आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? PV = nRT। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को कांस्टेंट कर दिया। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर को भी कांस्टेंट करा, प्रेशर को भी कांस्टेंट करा। आर ऑलरेडी मेरा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो हाथी हाथी एक तरफ कर लो और घोड़े घोड़े एक तरफ कर लो। क्या मतलब है सर आपके कहने का? मेरे कहने का मतलब ये है, जो कांस्टेंट है उसको एक साइड कर दो और जो वेरिएबल है उसको एक साइड कर दो। V और N वेरिएबल है, तो V/N = RT/P। ठीक, इतनी बात तो समझ में आ गई। वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स एक दूसरे के क्या हो चुके हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसके बाद हमने कांस्टेंट टर्म एक साइड कर दी और वेरिएबल टर्म एक साइड कर दी। ठीक है सर, चलिए सर बहुत अच्छी बात। ठीक है, तो अब मुझे बताइए ये पूरी टर्म तो क्या हो चुकी बेटा? कांस्टेंट। ये पूरी टर्म तो क्या हो चुकी सर? कांस्टेंट हो चुकी। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा V/N = कांस्टेंट। कांस्टेंट को डिनोट किया बाय राइटिंग स्मॉल k। ठीक, तो V/N, ये रेशो अब कभी भी चेंज नहीं होने वाला, ये रेशो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। दैट मींस V1/N1 किसके बराबर होगा? V2/N2 के। वो किसके बराबर होगा? V3/N3 के। वो किसके बराबर होगा? V4/N4 के। एंड अप टू सो ऑन, अप टू इंफिनिटी। ये ऐसे ही आपका चलता रहेगा। ये है हमारा एवोगैड्रोस लॉ के V1/N1 will be equal to V2/N2 equal to V3/N3 equal to V4/N4 equal to V5/N5। जितना मर्जी चाहे लंबा चलाते रहो। क्लियर हो गई बात अच्छे से? तो आई होप यहाँ तक आप सभी लोगों को सारी बातें क्लियर हुई होगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द अगली क्लास में। इसी टॉपिक को आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे और अगले पार्ट में कुछ न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ।
न्यूमेरिकल सॉल्विंग टेक्निक, कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स हम यहाँ पर सीखने जा रहे हैं। एवोगैड्रोस लॉ पर किस तरह के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, उन सभी के बारे में हम अगले लेक्चर में देखेंगे। मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।